कृष्णा, तो आप सभी का संडे सेशन में स्वागत है। हमने पोलिंग करवाई थी कि कितने लोग 11:30 बजे अटेंड करना चाहेंगे, कितने सवा एक पे। तो उसमें सवा एक की पोलिंग ज़्यादा थी, इसलिए क्लास को अभी सवा एक पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आगे भी देखेंगे, अगर कुछ टाइम चेंजेस का अगर रिक्वायरमेंट आएगा तो देन वी विल शिफ्ट। इस सवा एक के टाइम में एक मतलब मुझे एक क्या फैसिलिटी मिलती है कि कभी अगर मेरे पास स्लॉट अवेलेबल रहता है ताजबोग आरती करने का, तो एक आरती मुझे एडिशनल करने के लिए मिल जाती है। हालांकि अभी ठंड उज्जैन में काफी ज्यादा पड़ रही है, तो इसलिए मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि दोपहर में अलग से एक्स्ट्रा आरती करने के लिए। काफी ठंड है यहाँ पे। जैकेट पहनने के बाद भी थोड़ा थोड़ा ठंड लगता है फिर। केवल धोती उतरी में खड़े रहो और 1.5 घंटे की सेवा, तो उसमें फिर क्या सर्दी लगने का भी चांस है। और मंगल आरती और संध्या आरती तो मैं ऑलरेडी कंटिन्यू किए ही हुआ हूँ, तो आई थॉट कि थोड़ा संभल करके खेलना जरूरी है। तो ठीक है, कमिंग बैक टू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रेनिंग डिसिप्लिन एंड नॉलेज, मेडिसिन टू क्योर स्पिरिचुअल डायबिटीज। देखिए, यहाँ पे ब्लड शुगर किसी का बढ़ा हो चाहे नहीं बढ़ा हो, मटीरियल डायबिटीज किसी को हुई हो चाहे नहीं हुई हो, स्पिरिचुअल डायबिटीज तो सभी को ही है। इसलिए तो हम हर एक जगत में है ना। तो मैं खुद देखा कि मैं कितना अलर्ट हो गया जैसे ही मुझे मेरा HbA1c 6.7 डिटेक्ट हुआ, जो कि 6.4 से पहले प्री डायबिटिक रहता है और 5.6 के अंदर नॉर्मल रहता है। तो ऐसी स्थिति में 6.7 तो मैं एकदम ही रेड अलर्ट हो गया। और मेरे माता पिता भी थोड़े दुखी थे, क्योंकि ना माता पिता को डायबिटीज है ना उनको कोलेस्ट्रॉल है, और मुझे हो गया दोनों। तो सोचते हैं कि ये तुमको उसमें तो मिला नहीं, परंपरा में तो मिला नहीं है, तो तुमको कैसे हो गया। बट व्हाट कैन बी डन, हमारे प्रारब्ध भी रहते हैं। और इस जीवन काल में तो हो सकता है कि हमें सही से कार्य नहीं किया हो, सही लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं किए हो, तो इस वजह से। पर अच्छी बात यह है कि बिना किसी बीमारी के मैंने जस्ट एक जनरल जांच करवाई और उसमें चीज़ें निकल करके आ गई। अगर मैं टेस्ट ही नहीं करवाता, कई बार लोग टेस्ट नहीं करवाते, क्यों टेस्ट नहीं करवाते हैं? बोलते अरे टेस्ट कुछ निकल जाएगा तो फौकड़े परेशान हो जाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे और बाद में जब वही चीज़ बढ़ बढ़ करके निकलेगी तो क्या करेंगे? जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो बोले कि नहीं नहीं मुझे खेलने दो, मुझे बताओ मत कि एग्जाम कब है। और जब पता चलेगा एक दिन पहले कि एग्जाम कल है, तो फिर क्या हालत होगी? तो इट्स वाइज दैट वी प्रिपेयर आवरसेल्फ बिफोर द कैलेमिटी कम्स, है ना। ये हमारा इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रोसेस भी इसी पे आधारित है कि हम अभी से ही मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हम कितने लोग आपको मिलेंगे, कोई बोलेगा कि हम मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं? नो, ओनली वैष्णवास से दैट दे आर प्रिपेयरिंग themselves टू डाई इन राइट कॉन्शियसनेस। बाकी लोग तो एकदम को झटका लगता है, अच्छा मृत्यु आ गई, घबरा जाते, परेशान हो जाते हैं। करेक्ट। आर्ट ऑफ डाइंग पे सेमिनार है गुरु महाराज का, 3 दिन का सेमिनार दिया है कि मरना कैसे है ये तो बताओ। तो यहाँ के आज के लोग क्या है कि आ, मतलब जब भूख लगती है तब ऑर्डर करते हैं, जोमेटो पिज्ज़ा। फिर पिज़्ज़ा वाले से एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी आ जाए, है ना। भूख लगने पे चीज़ ऑर्डर करते हैं, या मतलब दे डोंट हैव प्रॉपर प्लानिंग इन देयर लाइफ। तो अभी एक प्लानिंग की बात करें तो कितने पहले से हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि हम जो है 20 साल के व्यक्ति को, शिल प्रपात जो है वो मृत्यु को कैसे पराजय करेंगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस 20 साल के व्यक्ति को 80 साल के बूढ़े व्यक्ति का विजडम प्रोवाइड किया जा रहा है। जिस निष्कर्ष पे एक 80 साल का व्यक्ति पहुंचता है कि संसार में ज्यादा सुख नहीं छुपा हुआ है, असली सुख भगवत मार्ग में चलने का सुख है, उसी विजडम को, उसी नॉलेज को, उसी अंडरस्टैंडिंग को प्रभुपाद ने एक 20 साल के युवक में दिया, है ना, 20 साल के युवकों और युवतियों में दिया। तो जा करके हम श्री श्रीमद जयप्रकाश स्वामी महाराज जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले ने सुभाष स्वामी महाराज की 86 एनिवर्सरी बर्थडे सेलिब्रेट किया, व्यास पूजा सेलिब्रेट की, 86 व्यास पूजा सेलिब्रेट की, है ना। ऑलरेडी 50 साल से मूवमेंट में है। तो 50 साल पहले कितने साल के थे? 26 साल के थे, तो है ना, नहीं 36 साल के थे। थोड़ा सा लेट आए थे कृष्ण कॉन्शियसनेस में।
मतलब 36 साल में आया तो हम बोला लेट आए हैं, सोची जरा। क्योंकि बाकी लोग 20-20 साल में आ गए ना, ने जय बता के स्वामी महाराज 17 साल में आ गए थे। तो कितना बड़ा मिरेकल है। आप सोचिए, लोग में घबरा जाते हैं। हमारे घर में तो बोलते हैं मृत्यु की बात मत करो, अपशगुन होता है, बोलिए अपशगुन होता है। और जो आई जाती है तो फिर आई जाती है तो फिर क्या करेंगे, है ना। आज हमारे भक्त हिमांशु गुरु का बर्थडे है। हिमांशु गुरु ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा मैं कुछ बोलने वाला। इसलिए चौंक गए। तो हिमांशु गुरु ने देखा, प्रभु जी मेरे महत्वपूर्ण जीवन से 1 साल और कम हो गया है। तो है ना, तो ये सही सोच है कि वाकई वी आर गोइंग नियरर एंड नियरर टू डेथ विथ एवरी बर्थडे। बट इसमें एक और एस्पेक्ट छुपा हुआ है। तो श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरुमहाराज बताते थे कि अगर कोई वैष्णव अच्छे से भक्ति कर रहा है तो ही इज कमिंग वन स्टेप क्लोजर टू गोइंग बैक टू गॉडहेड। है ना, इसमें दूसरा एस्पेक्ट छुपा हुआ है। अगर कोई भक्त अच्छे से भक्ति कर रहा है ना, और अभी वो अगर 26 साल का है और उसकी 66 साल की उम्र है, तो उसको केवल 40 साल और है भगवत धाम जाने में। सो दैट इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट। तो डेफिनेटली हिमांशु प्रो के पास तो ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स है तो मेरे पास भी नहीं है। है ना, जैसे डबल सेंचुरी ऑफ राउंड्स, 200 बार से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जब वो 10 बार से ज्यादा कर चुके हैं। अलग अलग ओकेशन से, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, द्वार पूर्णिमा, निर्जला एकादशी, इस टाइप के ओकेजन में। तो जिसका स्ट्राइक रेट फास्ट होगा वही डबल सेंचुरी मार पाएगा, करेक्ट। है ना, तो इनका स्ट्राइक रेट है 5.5 मिनट में एक माला कर लेते हैं, मेरा स्ट्राइक रेट है 7 मिनट में एक माला करता हूँ। इस वजह से मैं तो कभी डबल सेंचुरी का सोच भी नहीं पाया। और निर्जला भी फास्टिंग कर लेता हूँ, चैरिटी एलिमेंट काफी हाई है। हम क्यों भक्तों की क्वालिटीज की चर्चा करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे अंदर भी ऐसा लगता है कि अच्छा अच्छा, मतलब ये कर सकने वाला टास्क है, मतलब हम भी कभी थोड़ा प्रयत्न कर सकते हैं। हमको भी उत्साह मिलता है, अच्छा ये किया जा सकता है। अब जैसे मैं कृष्ण की लीला सुनता था कि उंगली में गोवर्धन उठा लिया तो बस तो टेबल भी नहीं उठती। है कि नहीं। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता था कि अपन को ऐसा कुछ करना है कि नहीं। पर कोई भक्त है तो है ना, वो पता चला कि एक भक्त ने 1,000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो हमको लगता था हमको भी 1,000 भगवत गीता का टारगेट लेना चाहिए। है ना, कोई भक्त सुनते रोज सुबह जो है वो 3 बजे उठ जाते हैं, तो हमको लगता था हम भी प्रयास कर सकते हैं, ये भी तो मानव है, हम भी मानव है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसलिए भक्तों का ग्लोरिफिकेशन हमको करते रहना चाहिए। तो आज ऐसा कुछ हम ऑफिशियल ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे, बट चूंकि उनका बर्थडे था तो इसलिए मैंने जो सोचा कि क्लास भी हो ही रही है तो क्यों ना आपको भी इससे अवगत करवाएं। अलग अलग भक्तों के अलग अलग विशेष गुण होते हैं, सभी भक्तों में एक एक विशेषताएं होती हैं जिसको हमको कंtemplate करना चाहिए। इससे होता क्या है, हमारा शुद्धिकरण होता है ना। भक्तों को और भगवान को, दोनों को हमेशा ग्लोरीफाई करते रहना चाहिए। है ना, बोले जब श्रीमती राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन होता है तो उससे कृष्ण को बहुत प्रसन्नता मिलती है। हाँ, और कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन होता है तो श्रीमती राधा रानी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। हम लोग केवल राधा राधा नाम का नाम का जप क्यों नहीं करते। है ना, कुछ लोग है ना बोलते हैं केवल राधा 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 राधा। हम लोग हरे कृष्णा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम हरे बोलते हैं तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, और जब कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी मुस्कुराती है, हम दोनों को मुस्कुराते देखना चाहते हैं। करेक्ट, so that is why we chant हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके इससे जो है हम डिवाइन कपल की पूजा करते हैं। स्क्रिप्चर में एक स्टेटमेंट है कि स्क्रिप्चर्स आर सो पोटेंट, स्क्रिप्चर्स आर सो पावरफुल, शास्त्र जो है इतने शक्तिशाली हैं। पर राधा कृष्ण की सेवा अगर शुद्ध चेतना में की जाए तो वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्क्रिप्चर्स टू ग्लोरीफाई द वर्शिप डन इन प्योर कॉन्शियसनेस। है ना, it is beyond the capacity of the scriptures to glor to sufficiently glorify the good fortune generated for the pujari, for the worshipper। बट डेफिनेटली प्योर कॉन्शियसनेस अपने आप में एक बड़ा पैरामीटर है ना। इस सेवा तो हम भी करते हैं, वर्शिप तो हम भी करते हैं, परंतु वो प्योर कॉन्शियसनेस ला पाना मुश्किल है।
पर सेमी प्योर से करते तो सेमी प्योर से भी तो है ना, तो कुछ तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे हम लोग जपा करते हैं तो प्योर कॉन्शियसनेस नहीं करते, सेमी प्योर कॉन्शियसनेस करते हैं, तो उससे भी हमको फायदा तो होता ही होता है कि नहीं? तो जैसे हम इसमें अभी आईआईटीज में बहुत अच्छा आपके नंबर है तो आईआईटी मिल जाता है, नहीं तो एनआईटी मिलता है, नहीं तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ना। अलग अलग लेवल पे स्कोरिंग पे आपको अलग अलग आपको मतलब पीएससी में जैसे बहुत अच्छे आपके पीएससी में नंबर आएंगे तो आपको डिप्टी कलेक्टर बन बन जाएंगे, थोड़ा कम नंबर आएंगे तो डीएसपी बन जाएंगे, और नंबर कम आएंगे तो है ना सीईओ, चार्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अलग अलग पोस्ट रहती है उसमें, है ना। तो इसी प्रकार से हम जिस कॉन्शियसनेस में है, कॉन्शियसनेस बार में जिस लेवल पे डिवोशनल सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, उस लेवल पे हमको हमको रिजल्टेंट मिलता है ना। अवर सिंसियरिटी इन एग्जीक्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितनी गंभीरता के साथ में हम भक्ति करते हैं, उतनी ज्यादा हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, है ना। तो गंभीरता जो है ये एक पैरामीटर है, ये एक डिसाइडिंग पैरामीटर है। तो आज में जो हमने दिखा था ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड नॉलेज। देखिए डायबिटीज के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है, नॉलेज और डिसिप्लिन। पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें खाना है, कौन सी चीजें नहीं खाना है। तो भक्ति में भी यही है, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी, इसकी स्पष्टता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। अब जैसे डायबिटीज है तो उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको कम खाना चाहिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट काय में होता है, बोले आलू में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है तो मत खाइए, या खा रहा है तो बहुत थोड़ी मात्रा में खाइए। तो इसी प्रकार से हमारे स्पिरिचुअल लाइबिलिटीज तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं ना। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये चार चीजें जो करेंगे तो फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइबिलिटी जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, है ना। HbA1c वजह से नापते हैं ना हम लोग, तो उसका वो बढ़ जाएगा। और अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, ये चीजें नहीं खाएंगे, तो उससे क्या होगा, और अच्छी चीजें खाएंगे, अच्छी चीजें जिसमें फाइबर ज्यादा होता है ना, फ्रूट्स में सलाद में फाइबर ज्यादा होता है, ये चीजें खाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारी डायबिटीज जो है वो ठीक होगी। तो इसी प्रकार से हम चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, डीटी वर्शिप, वैष्णव सेवा, इसमें फाइबर बहुत है। ये अगर हम इसका इंटेक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारी स्पिरिचुअल डायबिटीज जो है वो क्योर होगी। मैं क्यों बात कर रहा हूँ मैंने क्यों डायबिटीज वर्ड यूज किया, क्योंकि क्या जब से मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुई है तब से मैं बहुत कॉन्शियस हो गया हूँ। चीजों का ग्लाइसेमिक लोड देखता हूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखता हूँ खाने के पहले, तो मैं सोचा कि देखिए मटेरियली मैं कितना कॉन्शियस हूँ, मैं एक्चुअली बॉडली कॉन्शियस हूँ ना। जिस कारण से बॉडी के लिए कोई भी चीज आघात पहुंचाती है तो मैं एकदम रेड अलर्ट हो जाता हूँ। कि नहीं 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 नहीं, ये तो काम नहीं करना। पर क्योंकि हम स्पेशली कॉन्शियस नहीं रहते हैं, इस कारण से रीडिंग हेयरिंग, महीनों से भी रीडिंग नहीं हुई तो हमको फर्क नहीं पड़ता, महीनों से भी सुबह जल्दी नहीं उठे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज मिसिंग, है ना। इसीलिए हमको संबंध ज्ञान अपना स्थापित करने की आवश्यकता है। जो चीज हमारी भक्ति के लिए डेट्रीमेंटल है उसको हमको दूर करते आना चाहिए, है ना। अच्छा आप बताइए, क्या मुझे मिठाई पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो एक लोटा भर के खीर खाता था, पूरा एक बड़ा गिलास आधा लीटर का उसको भर करके सेवई की खीर खाता था। है कि नहीं? अलग से बोल रहे मेरे को भरो, पूरा भरो। लोग बोलते बहुत इतना बड़ा गिलास है आपका, 600 ml का गिलास है, बोला हाँ पूरा भरो इसको। तो अच्छा लगता था, अभी बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कॉन्शियस हूँ। तो बुद्धि से काम नहीं करूंगा तो वही HbA1c के अलावा 6.7 से 9.7 पहुंच जाएगा, फिर किडनी खराब होगी, आंखें खराब होगी, परेशानी किसको होगी? मुझे ही तो होगी, आपको थोड़ी होगी। तो इसलिए वी हैव टू बी कॉन्शियस। हम अपनी जितनी आदतें बिगाड़ते हैं उससे दूसरों को परेशान नहीं होना पड़ता, कभी कभार उनको भी परेशान होना पड़ सकता है हमारी बुरी आदत से, परंतु सबसे ज्यादा हम ही परेशान होते हैं, है ना। तो सो इन दैट वे, तो किसी किसी व्यक्ति का क्रोधी स्वभाव है ना, आप उससे थोड़ी देर संपर्क में आए, उसने उसने अपना क्रोध से आपको थोड़ा बहुत जलाया, पर उसका जो कि स्वभाव क्रोधी है, तो वो तो चाहे जब क्रोधी हो जाता होगा, तो चाहे जब खुद से अंदर जल से जलता होगा, आप तो उससे ठीक है, पता चला थोड़ी देर के लिए इंटरेक्ट किया, थोड़ा सा क्रोध उसने आपके ऊपर दर्शाया, थोड़ा सा आपको जलाया, पर पूरे टाइम कौन जल रहा है उसके खुद के क्रोध से? वो स्वयं ही तो जल रहा है उसके क्रोध से, है कि नहीं? सपोज कीजिए मैं कोई इंपॉर्टेंट टास्क अपने किसी जूनियर को देता हूँ, वो भूल जाता है, तो ठीक है उसके भूलने से मेरा नुकसान हुआ, परंतु जो कि वो भुलक्कड़ स्वभाव का है तो चाहे जब कोई भी चीज भूल जाएगा। कभी पता चला कि इम्पोर्टेंट कुछ अपना आइडेंटिटी कार्ड ही भूल गया, तो फिर ट्रेन में टीसी उसको परेशान करेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो भी स्वभाव हम कैरी करके चलते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा नुकसान हमको स्वयं को ही होता है ना। ये चीज एकदम लिख कर करके, तो वी हैव टू रियली वर्क अपॉन इम्प्रूविंग आवर सेल्फ, है ना। ओके, अगेन बात करते हैं ट्रेनिंग,
नॉलेज और डिसिप्लिन की। पूरी कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ही हमारे ट्रेनिंग पे बेस्ड है। आप देखेंगे पुणे, चौपाटी, दिल्ली जैसे सेंटर्स जो है, इसमें ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी इस्कॉन पुणे की तो ट्रेनिंग इतनी फेमस है कि वहाँ पे सबसे पहले तो, जैसे स्टूडेंट की प्रीचिंग की बात करें, सबसे पहले तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में कांटेक्ट में आता है। उसके बाद फिर 3 साल तो वो वॉइस में रहता है, तो 3 साल तो उसकी वहीं पर ट्रेनिंग हो जाती है। 3 साल ट्रेनिंग के बाद में फिर वो दो एक साल, 2.5 साल, 3 साल नौकरी करता है। नौकरी करते टाइम भी वो योगा सेंटर्स में रहता है, जिसपे नौकरी करने वाले डिवोटीज रहते हैं साथ में। 3 और 3 साल उसके, अगर नौकरी की तो 6 साल की ट्रेनिंग हो गई। इसके बाद में फिर अगर वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता है, तो उसको पीले कपड़ों में लेते हैं, और फिर उसकी 1 साल ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। तो 7 साल की ट्रेनिंग के बाद में फिर वो वाइट ड्रेस लेकर के आश्रम में कंटिन्यू करता है। अगर गृहस्थ आश्रम में जाता है तो भी उसकी 6 साल की अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है, और उसके बाद में फिर वो गृहस्थ आश्रम में काउंसलर के निर्देशन में कार्य करता है, ताकि उसका माइंड जो है वो काउंसलर की मदद से कंट्रोल रह सके, है ना। तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि मतलब इतने डिसिप्लिन में लोग हैं कि पहले शिष्य में राधानाथ स्वामी महाराज 5,000 लोगों की वृंदावन यात्रा निकालते थे, तो ही लोगों के मुख खुल जाते थे, हाँ इतना बड़ा आश्चर्य है। और कहाँ 5,000 से लेके 6,000, 7,000, 9,000, 10,000, पिछली बार 13,000 लोगों की यात्रा लेकर के जगन्नाथपुरी में रहे। एक तरफ पानी का समुद्र दिख रहा था, एक तरफ डिवोटी का समुद्र दिख रहा था। तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, है ना। ट्रेनिंग के माध्यम से इतना इतना व्यवस्थित चीजें कर दी। 4 महीने पहले पूरे उनके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाते हैं। जैसे अभी हम वृंदावन ट्रिप ले गए थे, 2 दिन पहले भी लोग बोल रहे थे "प्रभु, हमारा नाम ऐड हो जाएगा क्या?" है ना, 2 दिन पहले भी हम नाम ऐड कर लेते, पर वहाँ 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज। आप फिर बोलते हैं कि आप अगले साल के रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी आ गए। है ना, अगले साल के रजिस्ट्रेशन के लिए आप जल्दी आ गए। तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तब जाकर के 10-10 हजार के कॉन्ग्रीगेशन को संभाल पाते हैं। ईच वन इंस्पायर्स वन व्हाइल बीइंग इंस्पायर्ड बाय वन। एक व्यक्ति जो है ना, अगर जैसे मेरे पास है ना 10 उंगलियां हैं, एक एक उंगली से मैंने एक एक व्यक्ति को पकड़ कर रखा, तो एक बार में तो 10 लोगों को ही पकड़ पाऊंगा ना। पर उनके पास भी 10 उंगलियां हैं, तो वो एक एक 10-10 को पकड़ेगा, तो मैंने दो के माध्यम से 100 को पकड़ लिया, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो है पूरा ये एक एक चेन रिएक्शन बनता है। तो दैट्स द पावर ऑफ ट्रेनिंग। जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं, वहाँ पे एक ही लीडर है, उसी के अंडर में 300-400 लोग रहते हैं। उनको भी सही से नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। थोड़ा थोड़ा नरिशमेंट मिलकर भी काम जिस जैसे चलता रहता है। धक्का लगा लगा के गाड़ी जो है चलती रहती है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। हमारे माइंड को हम किसी भी हद तक ट्रेन ट्रेन कर सकते हैं। हाँ, आज देखिए हिमांशु ब्रो आपको एक वीडियो दिखाएंगे, किस प्रकार से। हाँ, जैसे हम लोग भी रस्सी रस्सी कूदते थे ना बचपन में, अभी भी कुछ लोग कूदते होंगे। फिटनेस के लिए सजेशन दिया जाता है। पर मैं एक ऐसे वीडियो केम अक्रॉस हुआ जहाँ पे इतना फास्ट जो है ये रस्सी कूद रहा था कि मतलब आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी हिम। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेनिंग। पहली बार में तो इतना फास्ट ये नहीं कूदा होगा, परंतु अभी आप देख सकते हैं वीडियो में। 预备，跳！明显快，他快，他快，小林快。目前小林已经领先，小林已经到了150下，他没有任何的浪费的动作，他的节奏非常好。这一面墙上的非1000盏灯，我们分成了5块，小林已经完成了其中1块，200下过了。换，哇，小林现在在速度上仍然还是领先我们的另外5名冠军。另外的5名冠军在挑战的过程中，目前达到了275下，小林已经300下过了。哇，小林现在是330，小林要合理的、科学的分配他的体力和速度。小林马上就要到400了，还剩下20个，400。换，加油加油加油！我们看看现在挑战者能否追上小林的速度，因为小林现在的体力确实已经到达了一个非常重要的极点，500下了，小林。
已经过半了。我们的挑战者现在速度好像也慢慢追上来了，ठीक 还 है 落 pause 后 कर 10个左右。哎呦，या तो मतलब ऐसी इसी स्पीड से वो अगले 3 मिनट तक जंप करेगा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा दिखा दिया तो उससे समझ में आ गया। तो आप देखेंगे तो 1 सेकंड में वो 10 बार जंप कर रहा है ना। एक बार में अगर अगर आप एक खाली धागे को भी लेकर के ऐसे हिलाएंगे ना, तो एक बार में 7 से ज्यादा जाने में बहुत मुश्किल जाएगी। करके देखिएगा घर पे, है ना। कोई भी एक मतलब एक धागे में कुछ बांधिएगा, उसको ऐसे ऐसे रोटेट करके देखिएगा, एक बार में 7 से ज्यादा करने में मुश्किल है। वो पूरी बॉडी के साथ ही वो रोप को 1 सेकंड में 10 बार जो है उसके रेट से करीब 3 मिनट तक जो है वो थाउजेंड थाउजेंड जंप्स उसने कंप्लीट किए थे। तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेनिंग, समथिंग विच इज अनबिलीवेबल कैन बी अचीव्ड थ्रू ट्रेनिंग, है ना। डेफिनेटली पहली बार में वो भी, जैसे मैं भी जंपिंग कर रहा था कुछ दिन पहले, तो एक बार 1 सेकंड में एक बार कर पाता था, है ना। 10 सेकंड में 10 बार, 50 सेकंड में 50 बार, 50 के बाद तो थोड़ा सा थकने लगते थे। तो ये तो 50 बार में 500 बार कर देगा जितने में हम 50 कर पाते हैं। सो दिस इज पावर ऑफ ट्रेनिंग एक्चुअली। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है मेरे पास में, पर एक्चुअली जब वीडियो शेयर करते हैं तो उसमें वो कंटिन्यूसली चल नहीं पाता, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट स्पीड। तो वो रुक रुक के चलता है, तो उतना मजा नहीं आता। अगली बार से मैं आप में से किसी का इंटरनेट बहुत अच्छा है तो उसके साथ में शेयर करूंगा, ताकि वो शेयर करे, ताकि वीडियो जो है वो कंटिन्यूसली चल पाए शेयरिंग में भी, है ना। आप मुझे पर्सनली संपर्क कीजिएगा, किसके पास अच्छा वाईफाई है, तो उसके साथ में वीडियो शेयरिंग किया करूंगा। पर कंसेप्ट जो मैं देना चाह रहा था वो आप समझिए, कि अलग अलग फील्ड में आपको अलग अलग लोग दिखेंगे जो कि कितना ज़्यादा फास्ट जो है अपनी एक्यूरेसी को एक्यूरेसी के साथ में टास्क को परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो सो दैट इज द पॉइंट। तो पीपल हैव enthusiasm, people have potential, they use it for displaying their talents to earn fame। लोग बाग जो है अपने टैलेंट्स को दूसरों को दिखाते हैं, उससे उनको फेमस होने के लिए। परंतु हमको अपने टैलेंट्स को अपने शुद्धिकरण के लिए लगाने की आवश्यकता है ना। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान ही अगर नहीं रहेगा तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी की स्पष्टता नहीं रहेगी, गड़बड़ कर देंगे। नॉलेज हमको भर भर के मिलता है श्री प्रभुपाद की बुक्स के माध्यम से, है ना। प्रभुपाद जी ने नॉलेज एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से एकदम स्पष्ट किया हुआ है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर 3-4 साल कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है तो ये नहीं बोल सकता कि हमको पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। पता तो मोटा मोटी चल जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। परंतु चूंकि हमारी डीप रूटेड कंडीशनिंग है, इसकी वजह से हम जो है आ, सत्य के मार्ग पे सरलता से चलने में असक्षम पाते हैं अपने आप को। इसलिए हमको फिर प्रार्थना की आवश्यकता रहती है। ठीक है, थोड़ा हम खुद अपनी मतलब थोड़ी साधना भक्ति हम अपनी मेहनत से करेंगे, बाकी भगवान की कृपा के माध्यम से और हम आगे बढ़ेंगे, है ना। पता क्या है क्या करना क्या नहीं करना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। पता होने के बाद में अडिग रहना, जो करना है उसको करने के लिए, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की कमी रहती है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पता तो चल ही जाता है। पर डिस्क्रिमिनेशन ही कभी कभी हमारा समय के साथ में फेड हो जाता है, तो इसलिए बार बार हमको श्रवणम की आवश्यकता है। देखिए, जैसे अलार्म बजता है ना, तो हम सो भी रहे रहते हैं तो उठते हैं, तो इसी प्रकार से लेक्चर्स के रूप में हमारी कॉन्शियसनेस का अलार्म बजाने की आवश्यकता है ना। हमको अच्छा लेक्चर सुनते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना, तो लगता है हम कल ही तो निंदा में फंसे हुए थे, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी चाहिए, चलो नहीं करेंगे, फिर प्रयास करेंगे नहीं करेंगे, फिर से कर देते हैं फिर क्योंकि भूल जाते हैं ना थोड़े समय बाद, तो फिर से कोई अच्छा लेक्चर सुनते हैं कि नो फॉल्ट फाइंडिंग इज सो बैड, वी शुड नॉट डू फॉल्ट फाइंडिंग। दूसरों में दोष देखने से क्या फायदा, खुद के दोष तो हम देखते नहीं है। दूसरों के दोष देख करके क्या उसको सुधारने की शक्ति भी नहीं है हमारे अंदर। अपने खुद के दोष को सुधारने का प्रयास करें तो फिर भी उसमें कुछ सफलता मिले ही सही हमको, है ना। तो पर इसमें एक चीज मैंने बहुत खूबसूरत देखी, मैंने पहले भी शेयर किया है। जैसे एक समय में टाइम पे सोता था, 9:30 के आसपास सो जाता था, और जो लोग देर से सोते थे उन लोग क्रिटिसाइज करते ये देखो मूर्ख, 10:30 बजे तक सोता है, मूर्ख 11:15 बजे तक सोता है। अब मैं खुद ही लेट सोता हूँ है। अब मैं खुद को देख लेता हूँ, मूर्ख ब्रजेंद्र दास, मूर्ख तू 10:30 तक सोया तो जब हम दूसरों में जो फॉल्ट हम फाइंड करते हैं ना, वो हमारे अंदर ही जाते हैं।
ये बहुत बड़ा डेंजर है एक्चुअली, से प्लीज बचिएगा आप ना। मैं तो बहुत सफर कर रहा हूँ। अब मैं कितने लंबे समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं जल्दी से, पर किसी न किसी कारण से लेट हो ही जाता हूँ, है ना। मैं चैंटिंग के टाइम पे देखता था, मैं ये चैंटिंग के टाइम पे मैं सोचता मूर्ख है तो जब टाइम पे अब मैं खुद ही सो जाता हूँ तो किसको क्या बोलूंगा। तो इसीलिए जो दोष हम दूसरे में देखते हैं ना, वो दोष हमारे अंदर ही रहता है। इसलिए बहुत बिवेयर ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, स्पेशली अमंग द वैष्णवास। डिवोटीज में फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं ना, धीरे धीरे वो फॉल्ट आपके अंदर ही घुस जाएगा, फिर क्या कर लोगे। दूसरे को भूत लगा तो देख करके आप लग पागलों जैसा एक्ट कर रहा है, अब वही भूत आपको लग जाएगा तो फिर आप भी पागलों जैसे ही रिएक्ट करोगे। इसलिए बहुत जरूर ग्लोरीफाई कीजिए दूसरों को, है ना, तो आपके शॉर्ट कमिंग जो है वो आपकी स्ट्रेंथ एरिया में बढ़ जाए, कन्वर्ट हो जाएंगे। जो भक्त बहुत अच्छा जब करते हैं उनको हमेशा हृदय से ग्लोरीफाई कीजिए, ऐसा नहीं कि उनको खाली प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो एक दिन भी कर पाएंगे। देखिए जैसे मैं हिमांशु को हृदय से ग्लोरीफाई करता हूँ कि हाँ वो 200 माला जब करते हैं, जो कि मेरे लिए अभी संभव नहीं है। मेरा हाईएस्ट स्कोर तो 80 राउंड ही रहा है अभी तक, मैंने 81 माला भी नहीं की है। तो हो सकता है कि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद मैं भी कभी 200 माला करने के बाद इसी प्लेटफॉर्म में आपके साथ में शेयर करूंगा, देखो मेरा हाईएस्ट स्कोर कहाँ 80 था, पर मैंने हृदय से किसी एक भक्त को ग्लोरीफाई किया और अभी मेरा भी 200 माला का जब पूरा हो गया। हो सकता है टाइम लगे इसमें, क्या पेड़ एक दिन में उग आता है? नहीं उगाता है। आप आज उसमें बीज रोपण करते हो, अभी हमारे नलवा में हमारी जमीन है। नलवा मतलब मंदिर से 17 किलोमीटर दूर हमारी जमीन है। 18 बीघा लैंड है, वहाँ पे गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है इस्कॉन मिशन की। तो वहां पे हम लोग ने आज से 2 साल पहले बीज रोपण किया था। मैं 2 साल बाद गया, मैं देखा अरे यहाँ तो पेड़ ही नहीं आया। तो बोला नहीं, वो जो बीज आपने लगाया था उसमें 3 साल लगते हैं पेड़ आने में, है ना। अलग अलग विजय मूर्ति प्रभु है हमारे गेस्ट हाउस इंचार्ज, उन्होंने अलग अलग आम के पेड़ और जामुन के पेड़ और अलग अलग चीजों के पेड़ बीजारोपण किया था। कब किया था? 2 साल पहले किया था। 2 साल तक अभी कुछ नहीं आया उसमें, बोले इसमें 3 साल लगता है। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एक्चुअली, है ना। हम उसमें निराश नहीं हो सकते कि ठीक है वो तो पेड़ तो आया नहीं तो बेकार ही हो गया बीज। उसको अभी भी लोग योगेश चैन तो वो पानी देते हैं, सींचते हैं, जो भी चाहिए उसके लिए सब करते हैं। सो इन दैट वे वी नीड टू हैव पेशेंस इन भक्ति। पेशेंस नहीं रहेगा भक्ति में तो फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी हमारी, है ना। तो ग्लोरीफाई कीजिए, है ना, जिन भी क्वालिटीज को आप अर्जित करना चाहते हैं और जिसके अंदर भी हैं उसको ग्लोरीफाई कीजिए, है ना। ट्रेनिंग में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल छूट गया था। देखिए वैसे गुरु महाराज के साथ सानिध्य में जब मैंने सेवा की है, उसमें मतलब गुरु महाराज इतने नाराज होते थे जब कभी हम लोग कोई चीज भूल जाते थे। तो उनके डर की वजह से हमने चीजों को भूलना छोड़ दिया था। है ना, वो नाराज ना हो, तो इसकी वजह से मतलब इतने अलर्ट रहते थे, चीजों को लिख करके रखते थे, रिमाइंडर डालते थे। वी वर यूजिंग ऑल द मेंटल एनर्जी दैट जो भी उन्होंने चीजें बताई उनको हम नाम भूलें करके। कोई फोन कॉल पे कोई भी चीज बताते थे तुरंत उसको नोट्स बना के लिख लेते थे, उनको क्रॉस चेक करने के लिए ईमेल कर देते गुरुमा। वी हैड अ डिस्कशन, हमारा आधा घंटे की जो चर्चा हुई उसमें ये पॉइंट मुझे समझ में आए, है ना। तो उससे रिकॉर्ड मेकिंग भी हो जाती थी, कंफर्मेशन भी आ जाता था। तो इस प्रकार से जब हम एक अलर्ट, जब स्ट्रिक्ट मास्टर के अंदर में अगर हम अपनी सेवाएं कंटिन्यू करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, हमारे अंदर का लिथार्जी जो है वो चली जाती है। आलस, बोलते हैं ना, आलस व्यक्ति का बहुत बड़ा शत्रु है ना। फॉरगेटफुलनेस, आलस, ये मेंटल रोग है अपने आप में, है ना, भूल जाते हैं। तो कैसे हम अलर्ट मोड में रह सके, तो इसके लिए हमको जो है स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता है। तो फॉरगेटफुलनेस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो हम स्मरण रखें। स्पिरिचुअल मास्टर्स इंस्ट्रक्शन शुड नॉट नेवर बी टेकन चीपली। इसके लिए इन इंस्ट्रक्शन को हमको याद रखना जरूरी है। और अगर हमने कुछ बात घुमा फिरा कर ही कर दी और मतलब ऐसा पता चला कि हमने झूठ बोला है, तब तो कितनी डांट पड़ती थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। है ना, मतलब हमने अगर घुमाने का प्रयास किया, इसका अपन को लगता है ना अपन तो घुमा देगी करके, तो वो तो दैट वाज कम्प्लीटली नॉट अलाउड, कम्प्लीटली नॉट अलाउड कि तुमने घुमाने का प्रयास किया हमको। तो वो भी मतलब इतना डर ही इतना लगता था कि भैया रहने दो। इससे अच्छा तो माफी मांग लो ना, उसमें उसमें ज्यादा नमन नहीं करते थे। गलती की तो माफी मांग लो, उसमें नमन नहीं करते थे, चलो ठीक है तुमने माफी मांग ली, गलती की थी कोई बात नहीं। घुमाएंगे, झूठ बोलेंगे, 1 2 का 4 करेंगे, उसमें बहुत डांट पड़ती थी, है ना। तो इसलिए बेटर है कि अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लो।
तो गुरमास की ईमेल्स है मेरे पास में रखे हुए हैं, उसमें कहा कि इट्स इट्स वेरी गुड टू सी दैट यू हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग हमेशा घुमाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि फॉल्सी को जो है वो हमको अलाउ नहीं करने देता कि हम गलत थे। और अगर हम मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो मिस्टेक माफी होती है। मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक इफ यू लर्न फ्रॉम इट। गलती वो गलती नहीं अगर हमने उससे कुछ सीख लिया, है ना। तो गलतियां सभी करते हैं। गुरु महाराज का एक फेमस कोट है, जिनने लेक्चर सुने होंगे वो जानते होंगे कि डू नॉट ट्राई टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, इफ यू विल मेक न्यू मिस्टेक्स इट्स ओके, है ना। सेम मिस्टेक बार बार करते हो तो लाइक दैट इज लाइक समथिंग कि फिर वो ज्यादा ही इनसिंसियरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। पर डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ों में हमारी कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, हमारे पास अवेलेबल सर्कमस्टांसेस उतने अच्छे नहीं रहते हैं, तो थिंग्स विल टेक टाइम, है ना। जैसे अपनी ये स्लीपिंग और वेकिंग अप हैबिट को चेंज करना इतनी फास्ट नहीं हो पाता। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, खुद के केसेस में भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट सो इजी, इट टेक्स टाइम, बट वी शुड बी कॉन्शियस कि हमको इसको इम्प्रूव करना है। वो कॉन्शियसनेस चली जाएगी तो फिर कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती, है ना। हमको सुधरना है, ये चेतना साथ में रखना बहुत जरूरी है। नहीं सुधरे कोई बात नहीं, पर इस चेतना को ही खो दिया अगर हमने तो फिर तो भूल ही जाइए कि सुधार कार्य होएगा भी सही, है ना। तो दैट इज ट्रेनिंग एस्पेक्ट। नॉलेज की हमने बातचीत की, क्या क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है, इसका ज्ञान हमको अच्छे से रहना चाहिए। इस ज्ञान को जस्ट होना सफिशिएंट नहीं है, इस ज्ञान को रिपीट करना बहुत जरूरी है ना। अगेन अगेन बाय रिपीटिंग द ट्रुथ विल गेट एस्टैब्लिश्ड इन अवर सिस्टम। बारंबार अगर हम सत्य को दोहराएंगे तो सत्य हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला है। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है, सी लाइक मैंने एक पहले भी कोट रिपीटेडली बोला लेक्चर में, द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज मच मच लेसर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट एंड लिमिटेशन, है ना। डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अनुशासन। हाँ, अनुशासन। अब देखो सभी बोलेंगे अनुशासन। अनुशासन जो है वो पश्चाताप, अनुशासन की जो कीमत है वो कहीं कहीं ज्यादा कम है पश्चाताप की कीमत से, है ना। तो अनुशासन की कीमत हमको निर्माते आनी चाहिए। देखिए जैसे मैं काफी बार बोलता हूँ कि अगर हम एक माला के जप के बीच में कुछ दूसरा कार्यकलाप नहीं करते हैं, है ना, मोबाइल नहीं चेक करते, किसी से बात नहीं करते, तो हमने एक माला का जप अनुशासन में किया। तो अनुशासन में करने करने के लिए भी कुछ कष्ट तो हमको उठाना पड़ा, पर इस अनुशासन के साथ अगर हमारी आदत अच्छी बन जाती है कि हम माला के बीच में अगर बात नहीं करते, तो इससे होता क्या है, इससे हमारा पूरा जब की ओवरऑल क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाती है, हमारे जब के प्रति थोड़ी थोड़ी रुचि बढ़ने लगती है, जो कि अभी नहीं है या कम है ना। तो इसीलिए अनुशासन की कीमत जो है हमेशा बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू जो उससे अनुशासन ना होने की वजह से जो हमारे नुकसान होते हैं उसकी कीमत की वजह से। ये हमेशा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अनुशासन में रहना हमको आवश्यक है। तो डिसिप्लिन चाहिए, नॉलेज चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए, तो जाकर के हम जो है हमारी जो स्पिरिचुअल डायबिटीज है उसको हम क्योर कर पाएंगे, है ना। वास्तविक अवस्था में हमारा, नेचुरल अवस्था में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, है ना। अभी माया के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हमको प्रतीत होता है। जो कि स्वाभाविक नहीं है, वो एक्चुअली आर्टिफिशियल है। तो हमको जो है स्वाभाविक कृष्ण के प्रति आकर्षण होना चाहिए, है ना, श्रीमती राधा रानी के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए, राधा कृष्ण की भक्ति के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए। डायबिटीज में जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में रिस्ट्रिक्शंस हैं, भक्ति में आगे बढ़ना है तो इसकी मेडिसिन है, तो आध्यात्मिक तक मेडिसिन है ना। डायबिटीज में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना, बताते हैं कि आपको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे मुझे बोला कि आपको 1 घंटे ब्रिस्क वॉक करनी है, तेजी के साथ में चलना है 1 घंटे तक। इसी प्रकार से हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी लाइफ मैनेजमेंट की बात होती है कि भाई आपको मोड ऑफ गुडनेस कल्टीवेट करना है, सत्वगुण में आपको रहना है, तामसिक आचरण नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से पूरा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हमारा जो है ये स्पिरिचुअल डायबिटीज को क्योर करने में हमारी मदद करेगा। सिंसियरिटी इज द क्वालिफिकेशन। श्याम दर्शन प्रभु करके एक ब्रह्मचारी हैं जिनका HbA1c 9.1 निकला था, आज से 6 महीने पहले। 2 महीने पहले उन्हें रिपोर्ट टेस्ट कराया, वो 9.1 से शिफ्ट होकर के 6.2 पे आ गया था। कितना बड़ा अचीवमेंट है, जो डायबिटिक है वही समझ सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा शिफ्ट करना, इट्स अ बिग बिग थिंग। उन्होंने बहुत ज्यादा अनुशासन में आचरण किया, अनुशासित आचरण किया,
मीठा नहीं खाया, रोज 1 1.5 घंटा वॉक किया, जो जो बताया गया था वो सारे पैरामीटर्स को गंभीरता पूर्वक पूर्वक पालन किया, तो 9.1 HbA1 से 6.1 पे आ गया। मतलब जो कोई अच्छे जो ये यूट्यूबर्स है ना, उनके अगर संपर्क में जाते हैं रिपोर्ट के साथ में, तो वो इनकी रिपोर्ट जो है वो उस पे यूट्यूब वीडियो बना देते हैं, इतना बड़ा चेंज है ये 9.1 से 6.2 तक ला पाना। तो इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंसियरिटी, परंतु सिंसियरिटी का डिस्प्ले ने 4 महीने तक किया, तो एक इस लेवल की डायबिटीज से इस लेवल पे उसको खींच करके ले आए। मेरे लिए भी इंस्पिरेशन का स्रोत बने, गेम चेंजर, गेम उन्होंने चेंज कर दिया, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। सिंसियरिटी इज द क्वालिफिकेशन। मैं कल ऑक्सफोर्ड जूनियर कॉलेज में 550 बच्चों को मूविंग फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन टू फोकस पे 45 मिनट्स का सेशन और 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे उस सेशन में भी मैंने भी बेसिक बेसिक मूल सिद्धांतों के बारे में ही चर्चा की। वहाँ के प्रिंसिपल को इतना अच्छा लगा सेशन जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, पर चूंकि उन्होंने पहली बार सुना था, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे 2 और प्रिंसिपल से बात करके 2 और प्रोग्राम उन्होंने फिक्स कर दिए, है ना। So that is a like a benefit which we get if we are really able to present the things properly, है ना। एक एक इसका नाम है स्टैनफोर्ड स्कूल, उज्जैन का फेमस स्कूल है, ज्ञान सागर। 2 स्कूल्स में उन्होंने उन्होंने ही जो है प्रोग्राम फिक्स कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगा। अभी स्टैनफोर्ड में जाऊंगा, वहाँ के प्रिंसिपल को अच्छा लगेगा, तो वहाँ से दूसरी कड़ियाँ खुलेंगी। ज्ञान सागर में प्रोग्राम करने जाऊंगा, वहाँ पे अच्छा लगेगा, तो उसे दूसरी कड़ियाँ खुलेंगी। और इन प्रोग्राम्स की स्पेशलिटी क्या है कि देखिए, एक बार में 550 बच्चों को कितना अच्छा एक्सपोजर मिला। साथ ही साथ में उन्होंने जिस सम्मान के साथ में इस्कॉन के प्रतिनिधि को देखा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उन्होंने देखा कि इस्कॉन के एक सेंट को हमारे प्रिंसिपल स्वयं जो है वो वेलकम करते हुए लाते हैं। तो दैट उन 550 बच्चों के हृदय में इस्कॉन के प्रतिनिधि के प्रति जो अप्रिसिएशन हुआ, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए मैं इस प्रकार के प्रोग्राम्स के लिए हमेशा ही जो है वो मोटिवेटेड फील करता हूँ। जब भी इस प्रकार से मुझे मौके मिलते हैं, मैं जरूर से उन मौकों को कभी छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, मौका मिलता है तो चौका मार देता हूँ। तो दैट वे, बट आई एम लिटिल क्या बोलते हैं, लिटिल हेजिटेंट कि मैं खुद से परमिशन निकालने के लिए जाऊँ, वो मेरे से नहीं होता। हाँ, कोई अगर प्रोग्राम सेट करके मेरे पास में ले आता है, तो मैं जरूर से कभी भी मना नहीं करता, स्पेशली उज्जैन और उज्जैन की नियर बाय प्लेसेस में। इनफैक्ट आजकल तो कोई मुझे आमंत्रण भी देता, बोला प्रभु जी आप हमारे यहाँ आइए, तो मैं उसको बोलता ठीक है, आप मेरे 6 प्रोग्राम फिक्स कर दीजिए, 3 दिन के लिए मैं जाऊँगा, सुबह शाम, या एक दिन में 2 प्रोग्राम के हिसाब से फिक्स कर दीजिए, तो मैं आपके शहर में आ जाऊँगा, है ना। अभी जैसे एक एक मैजिस्ट्रेट है, तो उन्होंने बोला कि आप आइए हमारे वहाँ पे राजस्थान में आइए। हमने कहा आएंगे सर, आपको एक कलेक्ट्रेट का, एक पुलिस का, एक आपके खुद के डिपार्टमेंट का, लॉज का, और 3 कॉलेज या स्कूल में प्रोग्राम्स, आपको 6 प्रोग्राम्स आप फिक्स करने पड़ेंगे, तो फिर मैं आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से ये स्कीम आपके लिए भी है। आप अगर मेरे 6 प्रोग्राम्स अगर फिक्स करते हैं, तो मैं आपकी जगह पे आने के लिए तैयार हूँ, है ना। प्रोग्राम्स को हम फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, पैसे तो लेते नहीं है, और उन लोग का भी अप्रिसिएशन बढ़ता है, और जिसने जिसने आयोजित आयोजित किया है प्रोग्राम, उसकी भी इमेज एनहांस होती है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स नॉट अ विन लूज सिचुएशन, है कि नहीं। तो दैट इज द थिंग, वाई बिकॉज ट्रैवलिंग मुझे उतना पसंद नहीं है। एक तो अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो उसके बदले कुछ प्राइस तो होनी चाहिए ना उस ट्रैवलिंग की। बोलते हैं हम आपको फ्री में टिकट दे देंगे, भैया फ्री में टिकट बहुत सस्ती चीज़ है हमको बुलाने के लिए। है कि नहीं। टिकट स्पॉन्सर थोड़ी कोई ऐसी चीज़ है कि उसके बेसिस पे हम घूम फिर करके आ जाएंगे, नहीं नहीं। बोले अच्छा आपको प्रसाद खिलाएंगे, प्रसाद के साथ सिंपल ही चाहिए पड़ता है हमको। सिंपल एक सब्जी और चपाती मिल जाए, ज्वार की चपाती, उसमें हमारा बढ़िया प्रसाद हो जाता है। बट अभी जो है, आई नीड गुड प्रोग्राम्स। तो मैंने एक्चुअली शुरुआती दिनों से जब भी लेक्चर्स दिए ना, हमेशा प्रिपेयर करके दिया। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है 2 लोग बैठे हैं तो कुछ भी जा करके बोल देते हैं, नहीं 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 नहीं, 2 लोग के लिए भी देना था, तो पहले प्रिपरेशन लेकर के दिया। इससे क्या, लेक्चर प्रिपरेशन करते करते ना बहुत सारे डाटा कलेक्शन जो है वो एक अट्रैक्टिव डाटा कलेक्शन है। इस कारण से जब प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इंटरेस्ट, नीड और कंसर्न ऑडियंस की फुलफिल करता है। हाँ, सो that is something which is a gift of Krishna, practicality or seeing the things from others point of view। अगर मैं स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं भी एक स्टूडेंट बन जाता हूँ। कैदियों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं भी एक कैदी के समान सोचना शुरू कर देता हूँ। पुलिस वालों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं भी एक पुलिस वाले के समान सोचना शुरू कर देता हूँ।
लॉयर को लेक्चर दे तो मैं भी एक वकील के समान सोचना शुरू कर देता हूँ। इस प्रकार से लेक्चर में कंसेप्ट तो सेम रहते हैं पर एग्जाम्पल्स एनालॉजीज उनके हिसाब से चेंज हो जाती हैं। दैट्स व्हाई दे आल्सो लाइक एंड अप्रिशिएट इट। ट्रेनिंग का बिगेस्ट एग्जांपल देकर के मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा। आपके कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणियां हो तो जरूर से आप दे सकते हैं। एंड थैंक्स, आज की अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है टुडे। 42 लाइक पार्टिसिपेंट्स अटेंडेड दिस। इट्स गुड। पिछले कुछ समय से 25 से 30 के बीच में पार्टिसिपेंट्स रहा कर रहे थे। तो एक बार में एक व्यक्ति कितना दौड़ सकता है? आप बोलेंगे हम 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। कोई हो सकता है ना, और अच्छा रनर हो तो बोल सकते हैं हम 10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। ठीक है, कोई 10 किलोमीटर दौड़ता है तो अच्छा ही कहेंगे, अप्रिशिएट ही करेंगे उसको। मैक्सिमम कोई कितना दौड़ सकता है? जो रनर्स रहते हैं, रनर्स नॉन स्टॉप कितना दौड़ सकते हैं? 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलो। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना होगा? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना गया होगा? कोई सोच सकते हैं? 60 किलोमीटर। मतलब उज्जैन से इंदौर तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर। कोई बोले हम दौड़ते दौड़ते उज्जैन से इंदौर पहुंच गए, है ना। हिमांशु जी, छतरपुर कितना किलोमीटर है उज्जैन से, मालूम है? अराउंड 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर, है ना। तो डीन कार कार्नेजेस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 560 किलोमीटर दौड़ने का। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 81 घंटे में उसने सफर तय किया था। मतलब उज्जैन से कोई दौड़ना शुरू करे और 81 घंटे में छतरपुर पहुंच जाके आपसे मिले तो आप कैसा फील करेंगे? आप बोले काय से आए, तो बोलेगा हम दौड़ करके आए तो आप विश्वास ही नहीं करोगे। करेक्ट। तो ये रिकॉर्ड है डीन कार्नेजेस। आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, DEN डीन और कार्नाजेस। इसने 81 घंटे में 560 किलोमीटर, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो सोच सकते हैं कि ट्रेनिंग और डिसिप्लिन किस प्रकार के मिराकल्स को सामने, हमारे सामने ला करके रखती है। तो डेफिनेटली मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हमको इस प्रकार से कुछ करना है, परंतु वी कैन ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर सिंसियरिटी कि वो दौड़ने के लिए इतना सिंसियर था। हम भगवत धाम में दौड़ने के लिए इतने सिंसियर नहीं। थोड़ी देर दौड़ करके हम थक जाते हैं, है कि नहीं। हमको थोड़ी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, परंतु हमको जो है स्पिरिचुअल जर्नी में कांस्टेंट दौड़ने के लिए हमको रेडी रहना चाहिए, है ना। जैसे हमारे आइंद प्रभु थे, 12 12 घंटे कीर्तन करते थे, है ना। तो ये स्पिरिचुअल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। हरिदास ठाकुर थे, बोले 192 माला के जप करते थे, स्पिरिचुअल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। प्रभुपाद जी थे, बोले 3 ही घंटे सोते थे, बाकी 21 घंटे कृष्ण की सेवा में नियोजित थे। ये स्पिरिचुअल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। कृष्ण भक्ति चारू स्वामी महाराज थे, उन्होंने 20 साल की अवधि में 22,000 से ज्यादा पन्नों को अंग्रेजी से बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके स्पिरिचुअल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड, अपना नाम दर्ज कर दिया। श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज ने न्यू वृंदावन में कि ठंडी मौसम में एक दिन में 6 6 आरती करके वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। ये स्पिरिचुअल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मैं आपको रिकॉर्ड गिनवा रहा हूँ, है ना। तो राधे श्याम प्रभु ने पुणे में जाकर के 1996 से 1995 या 6 से प्रीचिंग शुरुआत करके पूरी पूरे पूरे इस्कॉन इंडिया में यूथ प्रीचिंग को स्टैब्लिश करने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ने स्पिरिचुअल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज अर्जित कर दिया। गौरांग प्रभु ने वाड़ा में गोवर्धन इकोपोलिस को स्टैब्लिश करके स्पिरिचुअल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज कर दिया। तो इस प्रकार से हाँ, एक है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक स्पिरिचुअल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब आप देखिए आपको आपका नाम कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना है। करेक्ट। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लाइक टाइम इज फिनिश। उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर नहीं किया होगा। कुछ हमने रिलेवेंट डिस्कस किया होगा विच इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल फॉर अवर लाइफ। अल्टीमेटली तो हम गुरु की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए आए ना, परंतु डेविएट हो जाते हैं। मन है ना हमारे बच्चे के समान है, हमको भटकाता रहता है। उसके भटकाने से बचने के लिए श्रवणम जरूरी है। यस, आरती माता जी फ्रॉम सूरत। इनका एक स्कूल है, स्कूल में वर्कआउट कर रहे हैं, गुरुकुल भी खोलने की इच्छा है। बहुत ही उत्साही भक्त हैं। हाँ जी, बताएं। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू। बहुत मीनिंगफुल थी मेरे लिए स्पेशली, से मुझे ही आप स्पेशली बोल रहे हैं। और जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम डिसिप्लिन, ये मेरे साथ बहुत होता है। डिसिप्लिन बनाने की अभी अकाउंटेबिलिटी रेजोल्यूशन फॉर न्यू ईयर भी किया, बट आज ही वो ब्रेक हो गया। अर्ली अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो मैंने पनिश भी किया एक्स्ट्रा राउंड्स के हिसाब से। मतलब पहले सोचा स्वीट उससे बेटर है कि राउंड्स करना बेटर, किस तरह से पनिश करूं, कैसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे डिसिप्लिन हूं। मेरे एक्चुअली 3 है प्रभु जी। आप अगर पनिशमेंट सिस्टम फॉलो करेंगे ना, तो बच्चा जैसे परेशान नहीं होना चाहता। जैसे बच्चे को मालूम है कि उसने अगर कुछ गलत काम किया तो उसको पिटाई होगी, तो फिर बच्चे को गलत काम करना भी छोड़ देता है ना। तो जैसे मैं जब जिद हुँ, करता था, मैं बचपन में अगर जिद्दी स्वभाव था, जिद करता था, तो मेरी मदर वो चीज़ मुझे देती नहीं थी। तो उस कारण से मैंने जिद करना ही छोड़ दिया था, विनम्रता के साथ बोलता था जो भी कुछ प्रपोजल रहता था। तो इससे क्या होता है कि हमको माइंड को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप, गलतियां तो होंगी हमसे, पर उसको कुछ पनिशमेंट सिस्टम होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि भैया आप 28 तारीख के पहले बिजली का बिल भर देना, नहीं भरोगे तो फिर 500 रुपये का फाइन। तो गवर्नमेंट जानती है कि कुछ लोग भर पाएंगे, कुछ लोग नहीं भर पाएंगे, पर जो लोग नहीं भर पाएंगे फिर उनको फाइन लगा देता है कि अगले महीने फिर टाइम पे भरें। कोई फाइन सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो भूल जाइए कि लगभग 28 तारीख को बिजली का बिल भरने जाएंगे। करेक्ट। जी, अगर राइट। जी, ऑफिसेज में लेट फाइन सिस्टम ना हो, जैसे हमारे ऑफिस में 9:30 पे पंच करना पड़ता था, और 9:45 के बाद में फिर वो पंच एक्सेप्ट नहीं करता था। तो 9:45 से अगर हमने सपोज कीजिए फर्स्ट हाफ में कभी भी आकर के पंच कर दिया, तो ऐसे 3 दिन हम लोग के अलाउड रहते थे। जिसमें अगर एचआर को हमारे डिपार्टमेंट हेड अगर भेज देगी थी कि भाई आज ये किसी कारण से लेट हो गए, फंस गए थे, पेट्रोल खत्म हो गया था, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, 3 दिन के बाद चौथे दिन से हमारी हाफ डे की सैलरी कटना शुरू हो जाती थी। मेरे फिर भले चाहे हमारे डिपार्टमेंट हेड ही एचओडी क्यों ना रिकमेंडेशन भेजे एचआर डिपार्टमेंट को, वो पनिशमेंट था ताकि लोग बाग टाइम पे आए। कोई पनिशमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर अब हो जाएगी, सब लोग 9:30 बजे, पौने 9, 10 बजे रिपोर्ट करेंगे ऑफिस में। करेक्ट। तो जिस प्रकार से बड़ी जी, बड़ी गवर्नमेंट्स चल रही हैं, बड़े बड़े देश चल रहे हैं जिस सिस्टम पे, तो उस सिस्टम को हमको भी अपने स्पिरिचुअल सिस्टम को सुधारने के लिए उन्हीं कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो जाकर के हम एक अच्छा ग्राफ देख पाएंगे। तो गलतियां होंगी आपसे, मेरे से भी होती हैं, परंतु स्पेशल पनिशमेंट सिस्टम जरूर से इम्प्लीमेंट करके रखें और प्रैक्टिकल रहें। मतलब ऐसी वॉज ना लें जो कि आपको आपको पालन करने में डिफिकल्टी हो गई करके, ऐसा। जी। जी, प्रभु जी एक और जैसे मैंने मन में एक संकल्प आया कि आज कुछ करना है मंदिर के लिए, फिर दूसरा कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, तो उससे बेटर मैं दूसरी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी है, वो भी मतलब इसकी बजाय यहाँ की बजाय वहाँ पे करूँ, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो जो पहला संकल्प था, वो क्या माया देवी घुमा रहे हैं कि नहीं, पहला संकल्प हमको करना चाहिए, दूसरा मेरा पर्सनल मोटिव हो जाएगा। है दोनों स्पिरिचुअल, तो संकल्प जो मन में। डिस्कशन कर सकते हैं, जिनके भी एक्टिव काउंसलिंग में है उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि क्या हमको हमको हमारे खुद के हिसाब से दवाई लेने का कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमने खुद से दवाई ली, बल्कि डॉक्टर के माध्यम से दवाई लेंगे तो फिर वो एक क्लैरिटी रहेगी कि चलो कम से कम डॉक्टर के निर्देशन में हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। जिससे भी एक्टिव काउंसलिंग में हो उनसे इस प्रकार से आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी इसमें आंसर दूंगा ना, वो फर्दर आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा कि नहीं नहीं लेट होने पे एक्स्ट्रा राउंड्स करना है, कि कुछ डोनेशन देना है, कि कुछ स्वीट छोड़ना है, क्या सही है। तो ये सब्जेक्टिव चीजें रहती हैं, तो इसको जो है जिससे भी हम एक्टिव काउंसलिंग है उनसे क्लियर करना जरूरी है। हाँ, जी, ठीक है। जी, थैंक यू। ओके। धन्यवाद। ओके नंदिनी सक्सेना माता जी, कहाँ पे हैं हरे अभी आप? कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? हाँ आवाज ऑडिबल आ ऑडिबल। आ यस। रही है आवाज आपकी। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास लगी आज की। और आपने एक बात बोली जो मुझे बहुत अपील करी कि ये डिवोशन इन भक्ति इज प्रोपोर्शनल टू एडवांसमेंट। तो वो पॉइंट आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक बात ये पूछनी थी कि 16 माला करते हैं तो ठीक है, अटेंशन से हो पाती है, पर हम जब एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई काम आ जाता
लगता है तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कांटेक्ट करना है, किसी को मैसेज देना है, तो फिर वो एक्स्ट्रा माला के लिए हम कैसे समय निकालें? एक्स्ट्रा वाला के लिए बोला जाता है कि अगर डिस्ट्रैक्शन के साथ भी हो रहा तो चलेगा, पर 16 माला कम से कम अटेंटिव हो, क्योंकि आप जी। देखेंगे कई वरिष्ठ भक्त भी दिन भर माला करते रहते हैं, पर वो 16 माला अपना सुबह अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिन भर थोड़ा थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र साथ साथ में चलता रहे, हरि नाम का टच जो है वो रहे, इसके लिए वो करते हैं। तो बीच में आपसे बात भी करते दिख जाएंगे वो, पर सुबह के टाइम में उन्होंने बैठ करके अपनी राउंड जो है अच्छे से कर लिए, तो उसमें फिर मतलब ग्रेजुअल बहुत इम्प्रूव। अर्जेंसी में अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक्स्ट्रा माला में, तो मतलब बहुत अर्जेंसी में, वैसे तो कोशिश यही करते कि एक्स्ट्रा में भी हम डिस्टर्ब ना हो करें अपने आप को, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये तो मैं कहूंगा कि और ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोग तो 16 ही माला डिस्ट्रैक्शन फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको आपका तो प्रश्न अभी एक्स्ट्रा राउंड को लेकर के चल रहा है। जी। है कि नहीं? हमारे जो जी। लोग सुन रहे हैं वो तो आपके क्वेश्चन सुनकर ही प्रफुल्लित हो गए होंगे, मतलब 16 माला तो अच्छी हो ही रही है, अभी एक्स्ट्रा राउंड सेंसर नहीं हो रहा है, इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। तो ठीक है, दैट्स एक्सेप्टेबल। ओके, थैंक यू ठीक प्रभु है, जी। थैंक थैंक यू। यू। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्री गुरुपाद राम की प्रभु जी। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंद। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।